राज्य सरकार में कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। हाल में ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भिखारी कह दिया। पूरी तरह से कहीं न कहीं वे सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। अपनी अलग अलग मांगों के लिए जाने जाने वाले सुधाकर सिंह आज मंडी यात्रा व सत्याग्रह यात्रा में किसानों के बीच शामिल अमरा तालाब के बबनपुरवा पथ आकर इस यात्रा को संबोधित किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले 6-7 महीनों में मामला सुलझ जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। इस यात्रा की मांग आधुनिक पद्धति से सड़क का निर्माण है। घटनास्थल बरादी सूर्य मंदिर। आइए अब सुनाते हैं सुधाकर सिंह को। धार्मिक कार्यक्रम के संयोजक अध्यक्ष जयराम जी, संचालन कर रहे हमारे पूर्व मुखिया विनोद जी, इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए गए यहाँ से कालिका जी, शक्ति सिंह परमार जी, हमारे साथ आए सासाराम से राष्ट्रीय जनता दल के नेता विमल जी, सरजीत खालसा जी, शिवंत कुशवाहा जी, मेरे साथ आए रंजन सिंह पैक्स अध्यक्ष जी, हमारे इस गांव के वर्तमान के मुखिया राहुल सिंह जी, सरपंच विनोद जी, हमारे बीडीसी सनी चंद्रवंशी जी, हमारे कवि श्री कृष्ण शाह जी और इस धरना स्थल के उपस्थित इस गांव के अगल बगल से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, माता बहन, मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले ये बधाई देता हूँ कि बिहार राज्य के भीतर एक लंबे समय तक धरना का आयोजन असाधारण काम है। मुझे दिल्ली का वह वाकया ये याद दिलाता है, इस तरह से एक दिल्ली में बैठी हुई सत्ता को देश के किसानों ने हिलाने का काम किया था। कुछ उससे कम नहीं, 80 दिन लंबा होता है और इस ठंड में आप जिस मशक्कत के साथ संघर्ष आपने किया, एक बड़े साधारण चीज के लिए, सच में कहें तो हमारे यहाँ तो इसके लिए कोई संघर्ष नहीं होता। जिस इलाके से आते हैं, कोई भी वहाँ का एक 2-4 नौजवान आगे कह देता है कि सड़क बन जानी चाहिए, तो हम लोग उसी को मानते हैं कि ब्रह्मलेख है, इसके लिए धरना प्रदर्शन की जरूरत क्या है। और जब से आप कह रहे हैं तो मैंने सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इसलिए आश्चर्य हुआ कि बिहार में आपने सुना होगा कृषि रोड मैप, कृषि रोड मैप 1, कृषि रोड मैप 2, कृषि रोड मैप 3, अब चौथी की बारी आई है। तो तीसरे और दूसरे में 7 शब्दों में लिखा था कि हम बिहार में कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए हम ग्रामीण जिस दौर में हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे थे, हम ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे थे, उस दौर में हम सबसे आगे फर्टिलाइजर अगर ले रहे हैं तो कहीं न कहीं यह तस्करी का बड़ा नेटवर्क है राज्य के भीतर किसानों को तबाह करने वाला। क्योंकि मैं ठंड में रोज निकलता हूँ क्षेत्र में, सासाराम आ जाए हैं, कल हम बक्सर जाएंगे और जब घूम कर आते हैं कैमूर तो रोज ही चलना है, तो इस ठंड में भी किसी भी दुकान पर फर्टिलाइजर का 500 किसान खड़ा इस ठंड में। ये कोई साधारण बात नहीं। हम लोग किस दौर में गुजर रहे हैं जहाँ किसान, बिहार में किसानी ही सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। हमारे किसान ही सबसे ज्यादा लोगों को जीवन यापन की गारंटी देता है। हमारे किसान ही इस राज्य की अर्थव्यवस्था के ऋण भी है। हमारे इस राज्य के किसान 80% को बिहार में किसानी का काम करते हैं। तो आखिर 80% बिहार के जो किसान हैं, उनके संघर्षों के लिए हम लोगों को कदम ताल करना होगा और आएंगे सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि आपने जो संघर्ष किया है, ये संघर्ष का मात्रा हमेशा बनाए रखिएगा, तभी आपकी सरकारें बातें सुनेंगी। अगर आपका संघर्ष का मात्रा खत्म हो जाएगा तो संकट में आने में देर नहीं लगता। दुनिया और देश में जो कारोबारी है, उनका अगला लक्ष्य किसानों की खेती में कब्जे की लड़ाई है। आज जिसको समझदार जो आपके घर में जो पढ़े लिखे लोग हैं,
जो सरकारी नौकरियों में गए हैं, जब आप उनसे बात करेगा तो समझदारी आपको विकसित होगा कि किस तरीके से इस खेती को कब्जे करने की पूरी होड़ मची हुई है। हमारे जो कवि जी ने जो कहा कि जो सत्ता में रहते हैं, जो विधायी कार्यों में रहते हैं, वह कानून की जानकारी उनको होनी चाहिए। यह सत्य है कि उतनी जानकारी जितनी जानकारी होनी चाहिए उसके मुकाबले नहीं है, और थोड़ी जानकारी है भी तो राजनीतिक दलों की जो अभी वर्तमान में दिल्ली से लेकर पटना तक जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमारी जानकारी का उपयोग सदन के भीतर हो और किसानों और नौजवानों के हक में इस बात को हम प्रचारित कर सके, सवाल खड़ा कर सके। सवाल खड़ा करने से आपने देखा होगा कि सरकारें हिलने लगती हैं और कई तरह के अवरोध और विरोध पैदा होते हैं, लेकिन हम लोग अवरोध और विरोधों की हम लोग उनकी फिक्र नहीं करते, क्योंकि हम लोग चुनने वाले लोग 90% किसान लोग हैं। हमारे वक्त की मैं रास्ते में आते हुए सभी अधिकारियों से, इस इलाके के वरिष्ठ अधिकारियों से मैं बात करते हुए आया। मेरे पास बहुत कागज नहीं था जो यहाँ मिला है। इस कागजों को मैं देखने के बाद यही मुझे लगता है कि सड़क बनाने की जितनी कम मेहनत होगी उससे ज्यादा मेहनत लोग सरकार में कागज लिखने पढ़ने में किया है। सरकारी अधिकारी 10-12 चिट्ठी लगा हुआ है और उसमें 2-3 IAS लोग हैं। आश्चर्य होता है कि IAS लोग बैठे हैं केवल पत्र लिखने के लिए। ये कौन बड़ा काम था जिसके लिए इतनी मेहनत करना पड़े। आज मैं आपके बीच में हूँ, मेरे इलाके में आप कहीं गए होंगे तो सड़कों का आपने हाल देखा होगा, लेकिन हमारे यहाँ 1 इंच भी गड्ढा अगर सड़क में दिखाई देता है तो उस अधिकारी को हम लोग सस्पेंड करवा देते हैं। कल मैंने हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं और हमारे पार्टी के नेता भी हैं तेजस्वी जी, जिनके जीने विभाग था, हमने पत्र लिखा था कि हमारे इलाके में कुछ सड़कें जो ठेकेदार बना रहे हैं ठीक नहीं बना रहे हैं। कल 2 गणीय अभियंता को निलंबित उन्होंने कर दिया, 2 गणीय अभियंता को निलंबित कर दिया, और मेरी जानकारी में है 1-2 दिन में सहायक अभियंता भी दोनों निलंबित हो जाएंगे। कैसे सड़क खराब होगा, जबकि हमारे यहाँ सड़कें हैं, 1-8 इंच कहीं गड्ढा हो गया, इस पर हम लोग इतना दंड देते हैं। इतने गड्ढे पे तो हम लोग नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, लोगों को बर्खास्त कर देंगे। और परंपरा रही है, ऐसा नहीं कि मैं पहला आदमी हुआ कि बर्खास्त करूंगा या बर्खास्त करने की पैरवी करूंगा। हमारे पिताजी हो और उनसे पहले मेरे बड़े पिताजी समाजवादी आंदोलन से निकले हुए जो हमारी जो सरकारें हैं वह कभी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग जब भी होगा हम कड़ी कार्रवाई के पक्ष कर रहे हैं। 19-20 पर भी निलंबन को निश्चित हम लोग सुनिश्चित करते हैं, और सड़कों में गड्ढा निकल जाए जरूर हम लोग बर्खास्त कर देते हैं ऐसे अधिकारियों को। आपके बीच में मैं इस छोटी लड़ाई को मैं ये कहूंगा कि आप स्थगित कर दीजिए, निश्चित तौर पर हम सड़क बनवाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये बड़ा काम नहीं है, वक्त लगेगा इसका जल्दी। अब जल्दी का मतलब होता है कि ये अभी जनवरी में खड़ा है, अगर जून तक सड़क में काम नहीं लगा 5-6 महीने में तो थोड़ा बरसात को 2-3 महीना विलम्ब होता है, रुक जाता है। हम कोशिश करेंगे कि आपका काम जून जुलाई तक लग जाए।